जब धुरंधर फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, तो देश भर में उसकी चर्चा आग की तरह फैल गई। हर जगह बस उसी फिल्म की बातें हो रही थी। लोग थिएटर से निकलते ही सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन डाल रहे थे। कोई फिल्म की कहानी की तारीफ कर रहा था, तो कोई उसके किरदारों को असली जिंदगी के हीरो से जोड़कर देख रहा था। उसी समय देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की लोकप्रियता भी अचानक आसमान छूने लगी। लोग उन्हें सिर्फ एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक असली हीरो के रूप में देखने लगे थे। लेकिन जहां एक तरफ लाखों लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी था जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उनके अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक सोमवार की रात फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर अपनी अगली फिल्म धुरंधर 2 के कुछ सीन के लिए डोभाल साहब से असली ऑपरेशन की जानकारी ले रहे थे। कमरे के अंदर शांति थी, लेकिन बातचीत बेहद गंभीर थी। आदित्य हर छोटी से छोटी डिटेल जानना चाहते थे, ताकि फिल्म और ज्यादा रियल लगे। लेकिन उसी समय दिल्ली के 5 जनपद रोड के बाहर 2 संदिग्ध लोग पिछले कई घंटों से चक्कर काट रहे थे। उनकी हर हरकत सामान्य दिख रही थी, लेकिन उनकी नजरें बार बार उसी घर की तरफ उठ रही थी। उनके पास एक बैग था और उस बैग के अंदर था 1 किलो RDX। उनका प्लान साफ था। जैसे ही मौका मिलेगा, वे अजीत डोभाल के घर के पास पहुंचकर RDX फेंक देंगे और एक बड़ा धमाका करेंगे। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी को वे निशाना बना रहे हैं, वो देश का सबसे चालाक इंटेलिजेंस मास्टरमाइंड है। डोभाल साहब को इस पूरी साजिश की खबर पहले ही मिल चुकी थी। वो शांत थे, लेकिन पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही उनकी बाइक डोभाल के घर के पास आकर रुकी, अचानक अंधेरे से 2 मार्शल कमांडो बिजली की तरह निकले। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कुछ ही सेकंड में दोनों संदिग्ध जमीन पर थे और उनका बैग कमांडो के हाथ में था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आसपास किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन ये एक ध्यान भटकाने की चाल थी। असली हमला अभी होना बाकी था। अगले दिन दोपहर 2 बजे अजीत डोभाल को उन अपकमिंग अधिकारियों को संबोधित करना था, जो कल देश की रक्षा करने वाले थे। साजिशकर्ताओं ने उसी ऑडिटोरियम के अंदर पहले ही बम फिट कर दिया था और धमाके में सिर्फ 15 घंटे बाकी थे। सुबह की ठीक 10 बजे अजीत डोभाल अपनी गाड़ी से प्रधानमंत्री आवास की तरफ रवाना हुए। दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में लगाए गए बम की टाइमिंग लगातार आगे बढ़ रही थी। घड़ी की टिक टिक जैसे हर सेकंड के साथ खतरे को और करीब ला रही थी। अब धमाके में सिर्फ 4 घंटे बचे थे। ऑडिटोरियम के बाहर कुछ युवा अधिकारी आना शुरू हो चुके थे। उनके चेहरों पर उत्साह था, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे किस खतरे के बीच खड़े हैं। इधर अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें देखते ही कहते हैं, अजीत जी, ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में पता चला? देश का हर नागरिक आपका ऋणी रहेगा। डोभाल हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका देते हैं। लेकिन तभी उनके पर्सनल फोन पर अचानक एक मैसेज आता है। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, रेड अलर्ट। डोभाल की भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उनके इस निजी नंबर पर कोई मैसेज नहीं आता था। इस नंबर के बारे में पूरे देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता था, गृह मंत्री। डोभाल बिना समय गवाए तुरंत वहां से निकलते हैं। डोभाल बिना एक पल गवाए प्रधानमंत्री आवास से निकलते हैं और सीधे गृह मंत्रालय की तरफ बढ़ जाते हैं। उनके चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन अंदर उनका दिमाग तेजी से हर संभावना को जोड़ रहा था। कुछ ही देर बाद गृह मंत्रालय के एक गुप्त कमरे में सिर्फ 2 लोग बैठे थे, अमित शाह और अजीत डोभाल। कमरे में सन्नाटा था। अमित शाह धीरे से अपना फोन आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, अभी अभी ये मैसेज आया है। डोभाल स्क्रीन की तरफ देखते हैं। मैसेज पढ़ते ही उनकी आंखों में एक पल के लिए गहराई उतर आती है। हिंदुओं, तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। आज तुम्हारे एक बड़े आदमी का अंत होगा। कमरे में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोशी छा जाती है। घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी। अब धमाके में सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। अमित शाह गहरी आवाज में कहते हैं, हमें नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है, लेकिन अगर ये सीधे मेरे पास आया है तो बात बहुत बड़ी है। डोभाल बिना कुछ बोले सिर हिलाते हैं। निशाना कोई बड़ा ही है, शाह आगे कहते हैं। प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। ये सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो जाता है, लेकिन डोभाल तुरंत जवाब देते हैं, नहीं, इतनी जल्दी वे लोग फिर वही गलती नहीं करेंगे। शाह उनकी तरफ देखते हैं, तो फिर कौन? डोभाल कुछ सेकंड सोचते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, टारगेट बदल चुका है, गुप्त बैठक। कुछ ही देर बाद अजीत डोभाल अपने ऑफिस पहुंचते हैं। वहां पहले से ही एक मीटिंग सेट हो चुकी थी।
कमरे में 3 लोग बैठे थे, रॉ चीफ रवि सिन्हा, आईबी डायरेक्टर तपन कुमार डेका और खुद अजीत डोभाल। रवि सिन्हा बात शुरू करते हैं। सर, ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद कई आतंकी संगठन गुस्से में हैं। हो सकता है ये बदले की कार्रवाई हो। डोभाल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उनकी आंखों में सहमति नहीं दिखती। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो बोलते हैं, अगर वे बदला लेते तो सीधे प्रधानमंत्री पर हमला करते, छिपकर नहीं। कमरे में सन्नाटा। इस बार उनका प्लान अलग है, डोभाल धीरे से कहते हैं। तो निशाना कौन है सर? तपन डेका पूछते हैं। डोभाल अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं, फिर शांत स्वर में कहते हैं, मुझे अभी खमानी ऑडिटोरियम जाना है। वहां मैं आने वाले अधिकारियों को संबोधित करने वाला हूँ। रवि सिन्हा चौंकते हैं। सर, क्या ये सुरक्षित है? डोभाल हल्की मुस्कान देते हैं। खतरा वहीं होता है जहां हम उसे नजरअंदाज करते हैं। दूसरी तरफ असली साजिश। रात के करीब 4 बजे मुंबई के एक 5 सितारा होटल में एक शानदार पार्टी चल रही थी। तेज म्यूजिक, चमकती लाइट्स और महंगी शराब। ऊपर से सब कुछ एक हाई प्रोफाइल पार्टी लग रही थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो दिखने में बिजनेसमैन थे, लेकिन असल में उनका संबंध प्रतिबंधित संगठनों से था। उनकी आंखों में गुस्सा था। धुरंधर फिल्म की सफलता उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रहस्यमयी आदमी। उसी भीड़ में एक 6 फुट लंबा आदमी खड़ा था। हट्टा कट्टा शरीर, शांत चेहरा, लेकिन आंखें हर चीज को स्कैन कर रही थी। उसके हाथ में ग्लास था, लेकिन उसने एक बूंद भी नहीं पी थी। वो बस देख रहा था, सुन रहा था। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर जाती है। कुछ लोग गोल घेरा बनाकर खड़े थे और उनमें से एक आदमी नशे में बोल रहा था, मकसद पूरा हुआ, अनीस भाई। ये सुनते ही उस आदमी का ध्यान पूरी तरह उधर चला जाता है। वो धीरे धीरे उनके पास जाता है और बिना ध्यान खींचे उनके बीच खड़ा हो जाता है। खतरनाक बातचीत। अनीस नाम का आदमी मुस्कुराता है और कहता है, कल दोपहर कुछ ऐसा होगा जिसे पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। आसपास खड़े लोग हंसते हैं, लेकिन वो हट्टा कट्टा आदमी चुप रहता है। उसकी आंखें अब और तेज हो चुकी थीं। अनीस आगे झुककर कहता है, पैसे लाए हो? वो बॉलीवुड वाला आदमी एक बैग टेबल पर रखता है। जैसे ही बैग खुलता है, अंदर नोटों की गड्डियां चमक उठती हैं। पूरा 1 करोड़, वो मुस्कुराते हुए कहता है। अनीस बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए बैग उठाता है और बाहर निकल जाता है। पीछा शुरू। कुछ सेकंड बाद वो रहस्यमयी आदमी भी बाहर निकलता है। अनीस अपनी कार में बैठता है और तेजी से निकल जाता है। वो ड्राइव करते हुए फोन मिलाता है। उधर दिल्ली में सुबह के 5 बजे अजीत डोभाल का फोन बजता है। हाँ विक्रम? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर, धमाका दिल्ली में होगा, कल दोपहर। डोभाल की आंखें सिकुड़ जाती हैं। कंफर्म? अभी नहीं सर, लेकिन कुछ बड़ा जरूर है। असली खिलाड़ी। वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था। उसका नाम था विक्रम प्रताप सिंह, ऑपरेशन ऑक्टोपस का लीड ऑफिसर। और अब वो एक और बड़े मिशन के बीच में। विक्रम का फोन कटते ही अजीत डोभाल कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो हर छोटी बड़ी बात को जोड़ रहे हों। पिछली रात हमला, मुंबई की पार्टी, अनीस और अब दिल्ली में धमाके की खबर। कुछ तो बड़ा जुड़ा हुआ था। डोभाल धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और तुरंत आदेश देते हैं, ऑपरेशन ऑक्टोपस पार्ट 2 शुरू करो। सुबह 6 बजे दिल्ली। अनीस की गाड़ी शाहीन बाग की एक तंग गली में आकर रुकती है। गली शांत थी, लेकिन हर कोने पर नजर रखी जा रही थी। विक्रम पहले ही अपनी टीम को एक्टिव कर चुका था। सादी वेशभूषा में कई लोग आसपास मौजूद थे। दूसरी तरफ अजीत डोभाल अपने घर से पूरे ऑपरेशन को गाइड कर रहे थे। विक्रम, ध्यान से सुनो। डोभाल की आवाज ईयरपीस में गूंजती है। जैसे ही अनीस किसी घर में घुसे, टीम उसे बाहर ही पकड़ लेगी और उसके बाद तुम बैग लेकर अंदर जाओगे, जैसे डील अभी भी जारी है। जी सर, विक्रम तुरंत जवाब देता है। गिरफ्तारी। जैसे ही अनीस दरवाजे के पास पहुंचता है, अचानक 4 लोग पीछे से उसे पकड़ लेते हैं। सब कुछ चुपचाप होता है, कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं। कुछ सेकंड में ही अनीस को गाड़ी में डालकर वहां से हटा दिया जाता है। सर, अनीस पकड़ा गया, विक्रम धीरे से बोलता है। अच्छा, अब अंदर जाओ, डोभाल का शांत जवाब आता है। अंदर का सच। विक्रम बैग उठाकर घर के अंदर घुसता है। कमरे में 2 लोग बैठे थे। जैसे ही विक्रम की नजर उन पर पड़ती है, वो एक पल के लिए रुक जाता है। उसके सामने बैठा आदमी कोई आम इंसान नहीं था। दिल्ली पुलिस का रिटायर्ड अधिकारी आदिल अकरम। विक्रम के अंदर गुस्सा उबलता है, लेकिन चेहरा पूरी तरह शांत। वो बैग टेबल पर रख देता है। अनीस भाई नहीं आए? आदिल पूछता है। दूसरे काम में है, मुझे भेजा है, विक्रम जवाब देता है। आदिल बैग खोलता है। नोटों की गड्डियां देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। विक्रम धीरे से बातचीत आगे बढ़ाता है। अनीस भाई आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन मैं आपको पहले कभी नहीं देखा। आदिल हंसता है।
तो मिल लो, ये है हसन मलिक, पाकिस्तान के टीटीपी ग्रुप से। दूसरा आदमी मुस्कुराता है और ये है आदिल, दिल्ली पुलिस। दोनों हंसते हैं। कमरे का माहौल हल्का लगता है, लेकिन अंदर एक खतरनाक साजिश चल रही थी। समय दोपहर 2 बजे। अब धमाके में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। विक्रम धीरे से पूछता है, जनाब, बम सही जगह लगाया है ना? आदिल मुस्कुराता है, इस बार कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहले हमने अजीत डोभाल को ही हटाने का प्लान बनाया है। विक्रम की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन वो खुद को संभालता है। कहाँ? वो सामान्य आवाज में पूछता है। आदिल जवाब देता है, आज दोपहर 2 बजे, ऑडिटोरियम में, भाषण के दौरान। विक्रम सोच में पड़ जाता है, लेकिन वहां तो हाई सिक्योरिटी होती है, वो कहता है। आदिल हंसता है, यही तो चाल है। फिर वो आगे झुककर धीरे से कुछ कहता है और वो सुनकर विक्रम की होश उड़ जाते हैं। विक्रम तुरंत अपनी टीम को सिग्नल देता है। अगले ही सेकंड दरवाजा टूटता है। टीम अंदर घुसती है। कुछ ही सेकंड में आदिल और हसन दोनों जमीन पर होते हैं। हथकड़ी लग चुकी थी। समय भाग रहा था। समय 12:30 बजे। अब धमाके में सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट बाकी था। विक्रम बिना समय गवाए बाहर निकलता है, सीधे ऑडिटोरियम की तरफ। अजीत डोभाल भी अब ऑडिटोरियम के लिए निकल चुके थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, बम अंदर है, लेकिन कहाँ? तभी फोन बजता है। विक्रम, सर, ऑडिटोरियम मत जाइए। डोभाल तुरंत बोलते हैं, बम वहीं है, ये मुझे पता है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता। विक्रम जल्दी से बोलता है, सर, जो अधिकारी अंदर बैठे हैं उनमें से 5 असली नहीं है, वे पाकिस्तानी हैं, भारतीय यूनिफॉर्म में। डोभाल चुप हो जाते हैं और उनके कपड़ों के अंदर ही बम फिट है। जैसे ही ब्लास्ट होगा, पूरा ऑडिटोरियम नहीं, पूरी दिल्ली हिलेगी। फैसला। एक पल के लिए सन्नाटा। फिर डोभाल धीरे से कहते हैं, मैं ऑडिटोरियम जा रहा हूँ, तुम बम स्क्वाड लेकर पहुंचो। समय था दोपहर 1:30। अजीत डोभाल की गाड़ी ऑडिटोरियम के बाहर आकर रुकती है। बाहर पहले से ही कई अधिकारी मौजूद थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन डोभाल जानते थे खतरा भीड़ के अंदर छुपा हुआ है। वो बिना समय गंवाए अंदर बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर वही शांति, लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। 1:45। सिर्फ 15 मिनट बाकी। ऑडिटोरियम के अंदर सभी अधिकारी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। हर चेहरा सामान्य, हर इंसान शांत, लेकिन उन्हीं के बीच कहीं बैठे थे 5 आतंकी। डोभाल धीरे धीरे हॉल को देखते हैं। उनकी नजर हर चेहरे पर रुकती है, जैसे वो हर इंसान को पढ़ रहे हों। लेकिन बिना किसी तकनीक के भीड़ में से 5 लोगों को पहचानना लगभग नामुमकिन था। डोभाल हल्के से इशारा करते हैं। कुछ अधिकारी चुपचाप हॉल के अलग अलग कोनों में खड़े हो जाते हैं। विक्रम भी बम डिस्पोजल टीम के साथ अंदर पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, सर, करने क्या वाले हैं? अजीत डोभाल तय समय से 15 मिनट पहले ही मंच पर पहुंच जाते हैं। पूरा हॉल शांत हो जाता है। वो माइक के सामने खड़े होते हैं, लेकिन बोलने से पहले एक बार फिर पूरे हॉल को देखते हैं। फिर धीरे से कहते हैं, दोस्तों, किसी भी सिक्योरिटी ऑपरेशन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? हॉल में हल्की खामोशी छा जाती है। डोभाल आगे कहते हैं, जब हम ये मान लेते हैं कि दुश्मन हमसे कम चालाक है। कुछ अधिकारी एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो रहा है। डोभाल फिर कहते हैं, इसलिए आज का संबोधन शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा सिक्योरिटी ड्रिल करेंगे। हॉल में हलचल, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। अचानक डोभाल कहते हैं, अभी इसी वक्त ऑडिटोरियम की सभी लाइट्स बंद कर दी जाएं। और अगले ही पल पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ मंच पर हल्की इमरजेंसी लाइट जल रही थी। अंधेरा होते ही विक्रम तुरंत अपनी जेब से एक छोटा RF सिग्नल स्कैनर ऑन करता है। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसकी सांस तेज हो जाती है। 5 रेड सिग्नल एक साथ। अब साफ हो चुका था, बम कहाँ है? विक्रम धीरे से फुसफुसाता है, टारगेट कंफर्म 5। उसकी आवाज सिर्फ टीम तक पहुंचती है। अगले ही सेकंड ऑक्टोपस टीम के 5 सदस्य अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ते हैं। सब कुछ इतनी खामोशी से होता है कि किसी को भनक तक नहीं लगती। और अचानक 5 आतंकियों के हाथ पीछे से जकड़ लिए जाते हैं। कुछ सेकंड बाद लाइट्स वापस जलती हैं और सामने का नजारा देखकर पूरा ऑडिटोरियम दंग रह जाता है। 5 लोग जमीन पर दबोचे जा चुके थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ थी। सिर्फ 4 मिनट। घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब धमाके में सिर्फ 4 मिनट बाकी थे। बम डिस्पोजल टीम दौड़ती हुई आती है। एक एक करके उनके कपड़ों के अंदर फिट बम निकाले जाते हैं।
हाथ कांप रहे थे, लेकिन काम सटीक होना जरूरी था। आखिरी सेकंड, तार काटे जाते हैं। 1, 2, 3, हर सेकंड दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। और फिर आखिरी तार भी कट जाता है। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आता है क्या होने वाला था और क्या बच गया। अजीत डोभाल मंच पर खड़े थे, चेहरे पर वही शांति, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये थी, उन्होंने एक बार फिर मौत को मात दे दी थी, और इस बार सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे शहर की। ऑडिटोरियम में खतरा टल चुका था, लेकिन अजीत डोभाल की आंखों में अभी भी वही सतर्कता थी, क्योंकि वो जानते थे इतनी बड़ी साजिश कभी अकेली नहीं होती। ऑपरेशन के बाद कुछ ही मिनटों में पूरे ऑडिटोरियम को खाली करा दिया गया। 5 आतंकियों को कड़ी सुरक्षा में बाहर ले जाया गया। विक्रम गहरी सांस लेते हुए डोभाल के पास आता है। सर, अगर आज आप वो फैसला नहीं लेते। डोभाल उसकी बात बीच में ही रोक देते हैं। फैसले नहीं, समय काम करता है विक्रम। विक्रम चुप हो जाता है। पूछताछ शुरू। उसी शाम एक गुप्त लोकेशन पर 5 आतंकियों से पूछताछ शुरू होती है। कमरे में सन्नाटा था। एक एक कर सवाल पूछे जा रहे थे। पहले तो सभी चुप रहे, लेकिन कुछ देर बाद एक आतंकी टूट जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। ये सिर्फ शुरुआत थी। कमरे में मौजूद सभी अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आतंकी आगे कहता है, हमारा मकसद सिर्फ आपको मारना नहीं था, हम दिल्ली में डर फैलाना चाहते थे ताकि देश के अंदर ही अराजकता फैल जाए। विक्रम गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है। किसके कहने पर? आतंकी चुप हो जाता है, फिर धीरे से एक नाम लेता है, और वो नाम सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है। डोभाल का शख्स सही। कुछ देर बाद अजीत डोभाल भी उस कमरे में आते हैं। वो बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनकी नजर सीधे उस आतंकी पर टिक जाती है। तुम लोग सिर्फ मोहरे हो, डोभाल शांत आवाज में कहते हैं। असली खिलाड़ी कौन है? आतंकी नजरें झुका लेता है। जांच आगे बढ़ती है। कई कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन ट्रैकिंग और डिजिटल डेटा निकाला जाता है। धीरे धीरे एक पूरी तस्वीर सामने आती है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा था, जिसका मकसद था भारत के अंदर डर और अस्थिरता फैलाना। रात को एक बार फिर उच्च स्तरीय बैठक होती है। कमरे में वही लोग, अजीत डोभाल, अमित शाह और बाकी एजेंसियों के अधिकारी। विक्रम पूरी रिपोर्ट सामने रखता है। अमित शाह गंभीर आवाज में कहते हैं, हमें अब जवाब देना होगा। कमरे में सबकी नजर डोभाल पर जाती है। डोभाल कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, जवाब देंगे, लेकिन अपने तरीके से, घबराकर नहीं, सोचकर। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में भरोसा था। डोभाल खड़े होते हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस खत्म नहीं हुआ है, ये अभी शुरू हुआ है। कमरे में एक नई ऊर्जा आ जाती है। विक्रम की आंखों में फिर वही चमक लौट आती है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन देश के दुश्मनों के लिए अब अंधेरा सुरक्षित नहीं था, क्योंकि इस बार शिकार नहीं, शिकारी जाग चुका था। ऑडिटोरियम में सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन उस शांति के पीछे जो हुआ था उसका असर अभी भी हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ अधिकारी अभी भी अपनी सीटों पर बैठे थे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वो अभी जिंदा हैं। अजीत डोभाल मंच से नीचे उतरते हैं। हर कदम नपातुला, हर भाव नियंत्रित, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे वो समझ रहे थे, उनका दिमाग अभी भी उसी रफ्तार से काम कर रहा है। पूरा एरिया सील करो। डोभाल की आवाज धीमी थी, लेकिन आदेश साफ। अगले ही पल पूरे ऑडिटोरियम को खाली कराया जाने लगा। हर एंट्री एग्जिट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। 5 आतंकियों को अलग अलग गाड़ियों में बैठाकर ले जाया गया, ताकि कोई भी संपर्क न बना सके। विक्रम डोभाल के पास आता है। उसके चेहरे पर राहत भी थी और एक अजीब सी बेचैनी भी। सर, कुछ गड़बड़ है। डोभाल उसकी तरफ देखते हैं। क्या? इतनी बड़ी प्लानिंग सिर्फ एक अटैक के लिए नहीं हो सकती। डोभाल कुछ सेकंड तक उसे देखते रहते हैं, फिर हल्के से सिर हिलाते हैं। तुम सही सोच रहे हो। उसी समय एक अधिकारी दौड़ते हुए आता है। सर, एक चीज मिली है। वो एक छोटा सा डिवाइस डोभाल को देता है, आरएफ ट्रिगर का हिस्सा, लेकिन उसमें कुछ अलग था। डोभाल उसे ध्यान से देखते हैं, फिर कहते हैं, ये लोकल नहीं है। विक्रम तुरंत समझ जाता है, मतलब बाहर से कंट्रोल हो रहा था। डोभाल धीरे से कहते हैं, या फिर कोई और भी शामिल है। साजिश गहराती है। उसी वक्त एक और खबर आती है।
सर, पकड़े गए आतंकियों में से एक की पहचान मैच नहीं कर रही। विक्रम चौंकता है। क्या मतलब? उसकी फाइल में जो फोटो है ये वो नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डोभाल धीरे से कहते हैं, तो फिर असली आदमी कहाँ है? घड़ी की सुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब डर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि और बढ़ गया था। विक्रम जल्दी से कहता है, सर, अगर एक अभी भी बाहर है तो वो अगला कदम उठाएगा। डोभाल तुरंत आदेश देते हैं, दिल्ली के हर एंट्री पॉइंट को अलर्ट कर दो, कोई भी संदिग्ध तुरंत रोका जाए। दूसरी तरफ उसी वक्त दिल्ली के एक सुनसान इलाके में एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द खतरनाक। पहला प्लान फेल हो गया, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। फोन कटता है। वो धीरे से मुस्कुराता है। विक्रम को एक कॉल आता है, सर, एक लोकेशन ट्रेस हुई है, शायद वहीं से सिग्नल आ रहा था। डोभाल तुरंत कहते हैं, टीम भेजो, और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। खेल फिर शुरू हुआ। कुछ ही मिनटों में स्पेशल टीम उस लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी। सायरन नहीं, कोई शोर नहीं, बस तेज रफ्तार। वक्त फिर दौड़ रहा था। विक्रम गाड़ी में बैठा था, उसकी नजर घड़ी पर थी, लेकिन इस बार कोई टाइमर नहीं था। फिर भी खतरा उतना ही बड़ा था। स्पेशल टीम तेजी से उस लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी। दिल्ली की सड़कें अब सामान्य लग रही थी, लेकिन असल में हर मोड़ पर नजर रखी जा रही थी। विक्रम आगे वाली गाड़ी में बैठा था। उसकी आंखें बाहर नहीं, बल्कि अंदर की तस्वीरें देख रही थी। ऑडिटोरियम, 5 आतंकी और वो एक आदमी जो अभी भी बाहर था। विक्रम अचानक बोलता है, सर, ये लोग सिर्फ हमला नहीं कर रहे, ये मैसेज दे रहे हैं। डोभाल की आवाज ईयरपीस में आती है, कौन सा मैसेज? विक्रम धीमी आवाज में कहता है, डर का और कंट्रोल का। पहले हमला, फिर धमकी, फिर अराजकता। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर डोभाल कहते हैं, तो हमें उनका अगला कदम उनसे पहले समझना होगा। लोकेशन करीब, टारगेट 2 मिनट दूर है, ड्राइवर कहता है। टीम सतर्क हो जाती है। गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती है। सभी हथियार तैयार। सुनसान बिल्डिंग। लोकेशन एक पुरानी आधी टूटी बिल्डिंग थी। चारों तरफ सन्नाटा, कोई हलचल नहीं। लेकिन यही सबसे बड़ा संकेत था, कुछ तो है अंदर। एंट्री। टीम पोजीशन लो, विक्रम आदेश देता है। चारों तरफ से बिल्डिंग को घेर लिया जाता है। दरवाजा आधा खुला था। विक्रम धीरे से अंदर घुसता है, हर कदम संभल कर, हर सांस कंट्रोल में। अंदर का माहौल, अंदर अंधेरा था, टूटी दीवारें, बिखरा सामान और एक अजीब सी खामोशी। अचानक एक हल्की सी आवाज आती है, जैसे कोई कुछ गिरा रहा हो। विक्रम हाथ से इशारा करता है। टीम रुक जाती है। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसे पता था, यहाँ एक गलती सब खत्म कर सकती है। एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे जमीन पर कुछ दिखाई देता है। वो झुककर देखता है, एक फोन। स्क्रीन ऑन थी, उस पर एक लाइव लोकेशन चल रही थी। चौंकाने वाला सच। विक्रम फोन उठाता है। लोकेशन देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो लोकेशन वही ऑडिटोरियम थी, लेकिन ऑपरेशन तो खत्म हो चुका था। फिर ये क्या है? तभी पीछे से आवाज आती है, बहुत देर कर दी तुमने। विक्रम पलटता है। एक आदमी छाया से बाहर आता है, चेहरा शांत, आंखों में आत्मविश्वास। तुम्हें लगा खेल खत्म हो गया? वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है। विक्रम हथियार तान देता है, हाथ ऊपर करो। वो आदमी हंसता है, अगर मारना होता तो अब तक मार चुके होते। कमरे में तनाव बढ़ जाता है। तुम लोग हमेशा सोचते हो कि तुम जीत रहे हो, वो आदमी आगे कहता है, लेकिन असली चाल आखिरी में चलती है। विक्रम गुस्से में कहता है, तुम्हारा प्लान खत्म हो चुका है। वो धीरे से सिर हिलाता है, नहीं, नया टाइमर। वो फोन की तरफ इशारा करता है, असल खेल अब शुरू हुआ है। विक्रम फिर स्क्रीन देखता है। इस बार वहां एक नया टाइमर चल रहा था। स्क्रीन पर लिखा था 20:00। विक्रम के होश उड़ जाते हैं। ये क्या है? वो चिल्लाता है। वो आदमी मुस्कुराता है, तुम्हें लगा सिर्फ 5 बम थे? बड़ा झटका। कमरे में मौजूद टीम के चेहरे बदल जाते हैं। विक्रम तुरंत रेडियो पर बोलता है, सर, नया खतरा है, एक और बॉम्ब एक्टिव है। कुछ सेकंड बाद डोभाल की आवाज आती है। लोकेशन? विक्रम जल्दी से बताता है। डोभाल बिना देर किए कहते हैं, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। मुकाबला तय। विक्रम सामने खड़े आदमी को देखता है। अब सब साफ था, ये कोई छोटा खिलाड़ी नहीं था, ये था पूरे खेल का मास्टरमाइंड। तनाव चरम पर था। टाइमर 18:45। कमरे में हर सेकंड भारी हो चुका था। विक्रम ट्रिगर पर उंगली रखता है। आखिरी मौका, सरेंडर कर दो। वो आदमी मुस्कुराता है, तुम अभी भी नहीं समझे। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ एक आवाज,
टिक टिक टिक। टाइमर 18:30। विक्रम की उंगली ट्रिगर पर थी। सामने खड़ा आदमी बिल्कुल शांत, जैसे उसे किसी चीज की जल्दी ही नहीं। तुम लोग हमेशा यही गलती करते हो, वो आदमी धीरे से बोलता है। तुम्हें लगता है कि बम को ढूंढ लेना ही जीत है। विक्रम गुस्से में कहता है, सीधे सीधे बोलो, बम कहाँ है? वो हल्का सा मुस्कुराता है। अगर इतना आसान होता तो मैं यहाँ खड़ा क्यों होता? विक्रम का दिमाग तेजी से चल रहा था। ऑडिटोरियम, आरएफ सिग्नल, फर्जी अधिकारी, सब कुछ एक पैटर्न में जुड़ रहा था, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था। वो फिर फोन की स्क्रीन देखता है। लोकेशन वही ऑडिटोरियम, लेकिन इस बार स्क्रीन पर एक और चीज दिखती है। एक छोटा सा ब्लिंकिंग डॉट जो धीरे धीरे मूव कर रहा था। ब्लास्ट! चौंकाने वाला पल। विक्रम की आंखें फैल जाती हैं। ये स्टैटिक नहीं है, ये मूव कर रहा है। वो आदमी हल्के से ताली बजाता है। अब समझे? बम किसी जगह पर नहीं है, वो आदमी कहता है। वो एक चलता हुआ टारगेट है। कमरे में खड़े सभी अधिकारी एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। टाइमर 15 मिनट। विक्रम तुरंत रेडियो पर बोलता है, सर, बम मूविंग है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर डोभाल की आवाज आती है, किसके पास? विक्रम जवाब देने ही वाला था कि तभी वो आदमी धीरे से कहता है, तुम्हारे बहुत करीब। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगता है। वो तेजी से अपनी टीम की तरफ देखता है। हर चेहरा, हर इंसान। अब शक हर किसी पर था। कोई भी हो सकता था, कोई भी। अचानक बाहर गाड़ियों की आवाज आती है। अजीत डोभाल वहां पहुंच चुके थे। वो अंदर आते हैं, एक नजर पूरे कमरे पर डालते हैं, फिर सीधे उस आदमी की आंखों में देखते हैं। खेल खत्म। वो आदमी हल्का सा हंसता है। नहीं, अब असली खेल शुरू हुआ है। टाइमर 10:30। कमरे का माहौल और भारी हो जाता है। डोभाल धीरे से विक्रम की तरफ देखते हैं। सबकी जांच करो। चेकिंग शुरू। एक एक कर सभी की जांच होने लगती है। दिल की धड़कनें तेज, हर सेकंड भारी। आखिरी सेकंड। टाइमर 5 मिनट। अभी तक कुछ नहीं मिला। विक्रम की सांसें तेज हो रही थीं। सर, कुछ नहीं है। डर का चरम। टाइमर 3 मिनट। वो आदमी जोर से हंसता है। तुम लोग कभी नहीं समझोगे। डोभाल की नजर। अचानक डोभाल की नजर रुकती है एक चीज पर, बहुत छोटी लेकिन अजीब। 1:30। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कमरे में सन्नाटा। और तभी टाइमर 0:30। वो आदमी मुस्कुराता है। अब कुछ नहीं हो सकता। विक्रम चिल्लाता है, सर! डोभाल कुछ करने ही वाले होते हैं। कमरे में सबकी सांसें थम जाती हैं।